देखिए 5 नंबर का ये पहला क्वेश्चन है ना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए ना। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए शुक्राणु जनन से आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार और बताया था, अभी और बता देता हूँ। जनन मतलब होता है बनना, ठीक है। और शुक्राणु जानते ही हैं, है ना, शुक्राणु मतलब स्पर्म, है ना, तो शुक्राणु का बनना इसे हम क्या कहेंगे? शुक्राणु जनन, ठीक है। क्या कहेंगे? शुक्राणु जनन। और ये शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? वृषण में। वृषण में याद आ रहा है, हमने पहली क्लास में पढ़ा था वृषण, टेस्टिस, जिसमें दो अलग अलग लेयर पड़ी थी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनलिस, याद आ रहा होगा, है ना। तो ये शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? उसी वृषण में, टेस्टिस में, है ना। होती कैसे ये इसमें बताया गया है। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, स्ट्रक्चर अच्छे से समझना, है ना। बाकी अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो जो लिखा हुआ है वो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। लेकिन पहले आप क्या समझेंगे? स्ट्रक्चर जो इसके साइड में बना हुआ है ना, ध्यान से समझना उसे। देखो इस स्ट्रक्चर के साइड में ये पहली अवस्था होती है ना। देखो यहाँ पे रेड पेन चला है, इसको क्या बोल रहे हैं? फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? गुणन अवस्था, गुणन अवस्था, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी? माइटोसिस, है ना। माइटोसिस मतलब क्या होगा? समसूत्री विभाजन, ठीक है। इस गुणन अवस्था में होता क्या क्या है पहले ये समझ लें, है ना। ये पहली अवस्था इकाई की शुक्राणु जनन की, है ना। कौन सी अवस्था? गुणन अवस्था, ये पहली अवस्था है, ठीक। इसमें सबसे पहले जो सेल आएंगी वो कौन सी आएंगी? प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। अब आप लोग पूरी बायो में आप ये वर्ड ज्यादातर सुनेंगे, कौन सा वर्ड? जर्म सेल वाला, है ना। जर्म सेल कोई भी हो, चाहे वो लिवर की जर्म सेल हो या किसी कोशिका की जर्म सेल हो, अगर जर्म वर्ड आएगा तो आप ये समझना कि उसी जर्म सेल से पूरी कोशिका बनी है, पूरी सेल बनी है। समझ में आया, है ना। प्राइमोर्डियल इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहली वाली, है ना, सबसे इनिशियल स्टेज की बात हो रही है कि इसी से क्या होंगे? शुक्राणु बनेंगे, है ना। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? प्राइमोर्डियल, पहली, प्राइमरी, प्राथमिक, है ना। बच्चा होता है तो एडमिशन काय में लेता है? पहली में, उसके बाद ही 12वीं करता है ना। बायो भी पढ़ता है ऑनलाइन, ठीक है। तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल रहेगी, ठीक है। और प्राइमोर्डियल जर्म सेल कैसी रहेगी? द्विगुणित, याद आ रहा है? ये जो 2n है, ये 2n को क्या कहते हैं हम? द्विगुणित, है ना। 2n को क्या कहते हैं हम? द्विगुणित। और इसमें मैंने क्या बताया? कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी सेल में समसूत्री विभाजन होगा तो उससे 2 सेल ही बनेंगी और उनका आकार भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? पहला समसूत्री विभाजन हुआ यहाँ पे ये, ठीक है। तो एक से कितनी बन गई सेल? 2 सेल। कौन सी बन गई? प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। फिर जब ये 2 सेल बन गई तो 2 से कितनी बन गई? 4, ठीक है। और फिर 4 से कितनी बन जाएंगी? 8, ना। दिख रहा है आपको, है ना। मतलब इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री विभाजन मतलब मैंने आपको क्या बताया था
कि पहले समसूत्री विभाजन में कोई भी कोशिका जो रहेगी, ध्यान से सुनना, समसूत्री विभाजन जिस भी कोशिका में होगा उसके बराबर ही दो कोशिकाएं बाद में बनेंगी उसी के जैसी, है ना। अगर वो द्विगुणित है तो द्विगुणित ही दोनों कोशिकाएं बनेंगी, इसलिए मुझे बोल रहा है समसूत्री। समसूत्री मतलब समान विभाजन। ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी कोई फादर है, उनके दो बेटे हैं और उनके पास 50 एकड़ जमीन है, तो 25-25 अगर बांट दी तो वो क्या हो गया, समसूत्री विभाजन, है ना, समान विभाजित कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, इसमें समान विभाजित किया। पहली जो सेल थी उससे 2 बनी, फिर 2 से 4 बनी, और 4 से कितनी बन गई, 8, है ना। 4 से कितनी बन गई, 8, है ना। जब ये 8 बन जाएंगी तब हम इन्हें क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, है ना। तब हम इन्हें क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मैंने उस पे हरे पेन से पूरा बॉक्स बना दिया है ना, ऐसे लिखते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया समझ में आ गया। स्पर्मेटोगोनिया भी कैसी रहेगी, द्विगुणित ही रहेगी। ध्यान से सुनना जो समझा रहा हूं मैं, है ना। अभी जो विभाजन हुआ वो कौन सा विभाजन था, समसूत्री विभाजन। किन में हुआ, प्राइमोर्डियल जर्म सेल में हुआ। ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, है ना। जब वो 8 बन जाएंगी या 4 बन जाएंगी तब हम उन्हें क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। उनका नाम चेंज हो गया, अब क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनिया। समझ में आ गया। ठीक है, अब ये पहली फेज खत्म हो गई। पहली फेज कौन सी थी हमारी, गुणन अवस्था। अब दूसरी फेज चालू होगी। यहां पे मैंने रेड पेन फेरा है फिर से, फेज ऑफ ग्रोथ, है ना। फेज ऑफ ग्रोथ, इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि अवस्था। इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि अवस्था। अब वृद्धि से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, है ना, ग्रोथ होगी, मतलब साइज बढ़ेगा। जैसे आप लोग पहली क्लास में थे तो आप छोटे थे, अब आप 12वीं में आ गए तो बड़े हो गए, है ना। आपकी छोटी छोटी उंगलियां थी, अब उंगलियां बड़ी हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, ग्रोथ हुई ना। तो यहां पर भी क्या होगा, फेज ऑफ ग्रोथ की बात होगी, है ना। फेज ऑफ ग्रोथ की अब क्या बात होगी वो ध्यान से सुनिए ना। अभी हमने यहां क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोगोनिया, है ना। अब यहां पर एक स्पर्मेटोगोनिया की बात हो रही है, 8 में प्रोसेस एक ही चलेगी। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जो 8 सेल आपको दिख रही हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इन 8 सेलों में सेम प्रोसेस चलेगी, लेकिन बताई कौन सी सेल में, एक सेल में। 8 में सेम चलेगी, समझ में आ गया, है ना। तो एक सेल की बात होगी यहां पे ना। एक सेल में क्या किया इन्होंने, कि एक सेल को इन्होंने क्या किया, उसमें ग्रोथ हो गई। ग्रोथ होगी मतलब जैसे स्पर्मेटोगोनिया का साइज ये है ना। तो क्या होगा, ग्रोथ होकर मतलब वृद्धि होकर उसका साइज कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रहेगी वो कैसी, द्विगुणित थी, है ना। पहले उसका साइज कैसा था, छोटा था। ठीक है, अब उसका साइज कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसमें सिंपल अभी क्या हुआ, फेज ऑफ ग्रोथ में केवल क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया का साइज बड़ा है, बस, है ना। हर एक 8 के साथ सेम प्रोसेस होगी, उनका साइज बढ़ेगा, लेकिन हम यहाँ एक का बता रहे हैं। ठीक है, हम किसका बता रहे हैं, केवल एक का। ठीक है, अब जब उसका साइज बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ के क्या हो गई, ये बड़ी कोशिका हो गई, ये, है ना। जब ये बड़ी कोशिका हो गई तो हम इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। जब ये बड़ी कोशिका हो जाएगी तब हम इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। समझ में आ गया, ठीक है।
हमारी दो फेज कंप्लीट हो गई हैं। पहली हमारी गुणन अवस्था फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसमें हमने स्पर्मेटोगोनिया बना दिया। दूसरी हमारी हो गई फेज ऑफ ग्रोथ जो वृद्धि अवस्था थी, है ना। उसमें क्या हुआ था, स्पर्मेटोगोनिया में जो कोशिकाएं बनी थी उनमें क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि होने से उनका आकार बढ़ जाएगा। जब उनका आकार बढ़ जाएगा तो स्पर्मेटोगोनिया का नाम अब चेंज हो जाएगा। अब उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, अब यहां से तीसरी फेज स्टार्ट होगी, मतलब तीसरी अवस्था स्टार्ट होगी, ये फेज ऑफ मेचुरेशन, है ना। फेज ऑफ मेचुरेशन को हम बोलते हैं परिपक्वन अवस्था, है ना। फेज ऑफ मेचुरेशन को हम क्या बोलते हैं, परिपक्वन अवस्था। ठीक है, और इसमें जो प्रक्रिया होगी वो कौन सी होगी, मियोसिस की। मियोसिस मतलब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, मियोसिस मतलब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये हमारी कौन सी फेज रहेगी, थर्ड फेज, है ना, तीसरी। इसी में ही क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे ना। अब बनेंगे कैसे, उसकी प्रोसेस अलग है ना। यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा। ठीक, अब हमारा जो फेज ऑफ ग्रोथ तक थी, वो फेज ऑफ ग्रोथ तक क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन चुका है। ठीक है, क्या बन चुका है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसका साइज बड़ा है और उसमें साथ में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, है ना। अब जो प्रोसेस स्टार्ट होगी परिपक्वन की, उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन भी क्या होगा, स्टार्ट होगा। अर्धसूत्री विभाजन मतलब आधा विभाजन, सिंपल, है ना। मतलब यदि आपके पास 100 रुपए हैं, ध्यान से सुनना, मैं कोशिका पर ही बताऊंगा उसको। यदि आपके पास 100 रुपए हैं और अगर आप उसका समसूत्री विभाजन करोगे तो 50-50 रुपए बच जाएंगे समान, है ना। लेकिन साइज 100 के बराबर ही है ना, क्योंकि दोनों को मिलाओगे तो क्या हो गया, 100। लेकिन यदि आप 100 रुपए का अर्धसूत्री विभाजन करते हो, है ना, तो वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। 4 पार्ट में मतलब 25-25 रुपए के 4 पार्ट बनेंगे, है ना। अब इसको मैं कोशिका में बात करूं तो ध्यान से सुनना कि समसूत्री विभाजन में मैंने बताया था कि एक कोशिका में यदि समसूत्री विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी समान। ठीक है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन किसी कोशिका में होगा तो 4 कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन चारों तो समान रहेंगी साइज में, लेकिन जो जनक कोशिका रहेगी उससे आधी रहेंगी, है ना। उससे क्या रहेंगी, आधी रहेंगी। तो देखो यहां तक हमने देख लिया था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी और हम तीसरी फेज पे पहुंच गए थे। तीसरी फेज क्या थी, परिपक्वन अवस्था, जिसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। और मैंने बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन में 4 सेल बनेंगी एक की, है ना, और समसूत्री में 2 बनेंगी। तो अब यहाँ पे देखो, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, है ना। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मतलब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है ना। तो ये पहली बार है ना। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ कैसा डिवीजन है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है। ठीक, तो जो सेल हो गई वो कैसी हो गई, आधी आधी हो गई, है ना। अभी यहाँ पे क्या लिखा था, 2n लिखा था, अब यहाँ पे क्या लिखा है, n लिखा है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, n लिखा है। अब जो नाम है इसका, ये नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। अब नाम क्या हो जाएगा इसका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। पहले क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन के कारण सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं बनेंगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
है ना। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन, है ना। सेकंड मियोटिक डिवीजन मतलब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर क्या होगा, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा। द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा कि जो दो कोशिकाएं हैं, दो से कितनी बन जाएंगी, चार छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाएंगी। इन चार कोशिकाओं को क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड्स कहेंगे, है ना। स्पर्मेटिड्स कहेंगे, जिनमें डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन मतलब हम बोल सकते हैं कि विभेदीकरण, है ना। विभेदीकरण होने के बाद क्या होंगे, इनसे चार शुक्राणु डेवलप हो जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजोआ, है ना, जिन्हें हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजोआ। समझ में आया, है ना। तो ये पूरा क्या था, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया थी। इस शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में क्या क्या चल रहा है, पहला ये चल रहा है, प्राइमोडियल जर्म सेल आ रही हैं। प्राइमोडियल जर्म सेल जो है उनमें समसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री विभाजन होके 8 कोशिकाएं बन रही हैं जो स्पर्मेटोगोनिया कहला रही हैं, ना। स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ तक की जो अवस्था है उसे हम क्या कहेंगे, गुणन अवस्था या फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर इस गुणन अवस्था में क्या होगी, वृद्धि होगी तो क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, फेज ऑफ ग्रोथ, मतलब वृद्धि अवस्था। ये क्या रहेगी, द्वितीय अवस्था रहेगी, है ना। फिर इसके बाद क्या रहेगा, इसमें अब क्या स्टार्ट होगी, फेज ऑफ मैच्योरेशन, जिसे हम क्या कहेंगे, मियोसिस। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कितनी बार होगा, 2 बार होगा। पहले अर्धसूत्री विभाजन में 1 से 2 बनेंगी और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में 2 से 4 बन जाएंगी, है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया से ये क्या बनी थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और लास्ट में क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटिड्स, जिनमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन मतलब विभेदीकरण होगा। और विभेदीकरण होके क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म या शुक्राणु। इसमें देखिएगा नर युग्मक जनन या शुक्राणु जनन, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं। अब ये कहाँ होती है, वृषण में, है ना। ये ध्यान रखिएगा, इसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछते हैं कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया या नर युग्मक जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कहाँ होती है, वृषण में, ठीक है। वृषण में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया ही शुक्राणु जनन के नाम से जानी जाती है ना, या शुक्राणु जनन कहलाती है, ठीक है। मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया 11 से 13 वर्ष आयु के लड़के के वृषण की शुक्राणु जनन नलिकाओं में प्रारंभ होती है। इसे यहीं तक लिखना है बस, है ना। उसके बाद इसमें 3 जो चरण है वो लिखने हैं इसके, ठीक है। ये जो सेकंड पॉइंट है, ये जो सेकंड पॉइंट है, इसको आपको कहां से लिखना है, यहां से, है ना। सबसे पहले प्राथमिक जनन कोशिकाएं, प्राथमिक जनन कोशिकाएं कौन सी थी, कल हमने देखा था प्राइमोडियल जर्म सेल, है ना। क्रमिक रूप से समसूत्री विभाजन द्वारा कुछ कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, है ना। ये नाम हमने देखा था 1 से 2 बन रही, 2 से 4 और 4 से 8, है ना। जब 8 बन गई थी तो उन्हें क्या बोल रहे थे, स्पर्मेटोगोनिया। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, अब क्या होगा, निर्माण के पश्चात स्पर्मेटोगोनिया
भोज्य पदार्थों को संग्रहित कर अपने अमाप में वृद्धि करती हैं तथा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहलाती हैं। है ना, ये नाम हमने देखा था। ये बाद में क्या बना लेती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। है ना, ये वाली जो अवस्था कौन सी रहेगी? वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था में क्या रहेगा? स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं आकार में वृद्धि करेंगी और आकार में वृद्धि करके क्या बना लेंगी? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट पहली बार प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, जिसके फलस्वरूप दो अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जिसे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी उसमें बन रही थी। मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब क्या होगा? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब क्या बनेंगी? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। है ना, अब क्या बनेंगी? स्पर्मेटेड। है ना, ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था में प्रवेश करती हैं तथा पूर्व शुक्राणुओं अर्थात स्पर्मेटेड का निर्माण करती हैं। इनकी संख्या 4 होती है। सेकंड क्वेश्चन है, अंडाणु जनन किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था? शुक्राणु जनन। अब हम क्या पढ़ेंगे? अंडाणु जनन। अंडाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में। अंडाशय मतलब ओवरी में ना। अब इसकी पूरी प्रोसेस में समझा रहा हूं आप लोगों को, है ना, ध्यान से सुनना इसको। वैसी है जैसे हमने शुक्राणु जनन की पढ़ी थी, वैसी है, बस थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अब इसमें भी क्या रहेगा? पहली फेज कौन सी रहेगी? फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये पहली फेज है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुणन अवस्था। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुणन अवस्था, फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और इसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस मतलब क्या होता है? समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन किन में होगा? प्राइमोर्डियल जर्म सेल में। किन में होगा? प्राइमोर्डियल जर्म सेल में। सेम प्रोसेस है, ऊपर वाली जो प्रोसेस है दोनों में सेम है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में ना। प्राइमोर्डियल जर्म सेल मतलब प्राथमिक जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा तो एक से कितनी बनेंगी? ये दो कोशिकाएं। है ना, फिर दो से कितनी बन जाएंगी? 4। ठीक है, और 4 से फिर कितनी बन जाएंगी? 8। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितनी बन जाएंगी कोशिकाएं? 8। है ना, हम शुक्राणु जनन में क्या कह रहे थे? स्पर्मेटोगोनिया। अंडाणु जनन में क्या कहेंगे? ऊगोनिया। बस थोड़ा सा नाम चेंज है ना, थोड़ा सा नाम चेंज है। वहां पर हम क्या बोल रहे थे? स्पर्मेटोगोनिया। यहां पर हम उन्हें क्या बोलेंगे? ऊगोनिया। ठीक है, यहां तक प्रोसेस सेम है। यहां तक दोनों में प्रोसेस सेम है, बस नाम चेंज रहेगा। वहां स्पर्मेटोगोनिया, यहां ऊगोनिया। फिर सेकंड फेज कौन सी आएगी? फेज ऑफ ग्रोथ। है ना, ये सेकंड फेज है, जिसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि अवस्था।
ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था में क्या रहेगा, जैसे स्पर्मेटोगोनिया में हो रहा था वैसे ही क्या रहेगा, इन आठों सेल में भी सेम ही होगा ना। इनमें भी क्या रहेगा, एक सेल में मतलब आठों में सेम प्रोसेस रहेगी। एक सेल क्या करेगी, अपने आकार में वृद्धि करेगी, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, वृद्धि अवस्था, जिसके कारण क्या होगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। और जब उसका आकार बढ़ जाएगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। वहां पर क्या बोल रहे थे हम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, शुक्राणु जनन में। यहां पर हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। नाम चेंज है बस। इसके बाद तीसरी अवस्था आएगी, फेज ऑफ मेचुरेशन। ये है परिपक्वन अवस्था। ठीक है, परिपक्वन अवस्था है, और इसमें कौन सी प्रोसेस रहेगी, मियोसिस की। मियोसिस मतलब क्या रहेगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री मतलब आधा विभाजन, है ना। जब समसूत्री होता है तो कैसा विभाजन होता है, समान विभाजन। अर्धसूत्री में कैसा हो जाता है, आधा विभाजन, है ना, कैसा विभाजन हो जाता है, आधा, है ना। अब जो यहां पर बनी हुई है प्राइमरी oocyte, ये वाली, ये ग्रीन पेन से मैंने इसको डॉट कर दिया, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte बनी है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा पहला। तो क्या लिखा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, है ना। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मतलब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जो शुक्राणु जनन था, थोड़ा सा अंतर है इसमें। जो शुक्राणु जनन था, उस शुक्राणु जनन में क्या हो रहा था कि जो अर्धसूत्री विभाजन हो रहे थे दोनों, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, वो समान हो रहे थे। कैसे हो रहे थे, समान, मतलब उनमें जो कोशिकाएं बन रही थी आधी बन रही थी, लेकिन कैसी थी, चारों समान थी। लेकिन यहां पर क्या रहेगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जो रहेगा वो अनइक्वल रहेगा, मतलब कैसा रहेगा, असमान विभाजन। कैसा विभाजन रहेगा, असमान विभाजन। असमान विभाजन होने के कारण क्या रहेगा, ध्यान से देखना, एक कोशिका बड़ी दिखेगी आपको और एक कोशिका छोटी दिखेगी, दिख रही है दोनों, है ना। ये कैसा विभाजन है, असमान विभाजन है। ठीक है, असमान विभाजन के कारण जो बड़ी कोशिका है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte। और जो छोटी कोशिका है उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है ना। इन पोलर बॉडी का कोई यूज नहीं होता, हमें केवल किससे मतलब है, सेकेंडरी oocyte से। अब यहां पर क्या रहेगा, वैसे ही इसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, मतलब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन, है ना। द्वितीयक भी कैसा रहेगा, असमान रहेगा, जिसके कारण जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है उससे दो और पोलर बॉडी बन जाएंगी। और सेकेंडरी oocyte है, उस सेकेंडरी oocyte से भी एक पोलर बॉडी बनेगी और एक क्या बनेगा, ओवम बनेगा। ओवम मतलब अंडाणु। डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहां पर जो तीन कितनी बनी है पोलर बॉडी, चार। कितनी पोलर बॉडी बनी है, चार। देखिए गिनाता हूं कहां बनी है चार, जहां जहां नंबर लिख रहा हूं देखिएगा, 1 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, कितनी बनी पोलर बॉडी, चार। ठीक है, ये चार पोलर बॉडी बनी है जिनका कोई यूज नहीं है, केवल हमें मतलब किससे है, ओवम से। ओवम मतलब अंडाणु से। इसी को इस प्रोसेस में क्या करना था, बनाना था, है ना। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में, ध्यान से सुनना। शुक्राणु जनन में जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, यहां पर ये राइट लगा रहा हूं, 3 4 5 6,
ठीक है ना। तो यहां पर क्या था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था तो कितने स्पर्मेटिड बन रहे थे? 4। कितने बन रहे थे? 4। और उन 4 स्पर्मेटिड से 4 ही क्या बन रहे थे? स्पर्म बन रहे थे। लेकिन यहां पर क्या होगा कि प्राइमरी oocyte में यदि अर्धसूत्री विभाजन होगा तो लास्ट में केवल एक ही अंडाणु बनेगा, एक ही ओवम बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि शुक्राणु जनन में अर्धसूत्री विभाजन में 4 शुक्राणु बनते हैं तो अंडाणु जनन में कितने? ना, तो अंडाणु जनन में एक ही अंडाणु बनता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसे 4 पे टिक लगाए आते हैं कि हमने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें लिखना क्या क्या है? इसमें देखिए, अंडाशय की जनन कोशिकाओं में, देखो अंडाणु जनन होता कहाँ है? अंडाशय में। ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। अंडाशय मतलब ओवरी ना। अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है और मादा की भ्रूणीय अवस्था में शुरू होती है और 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलती है। कभी कभी यह 55 साल की उम्र तक भी चलती है ना। इसे यहां तक लिखना है। फिर इसमें कितनी अवस्थाएं पाई जाएंगी? 3 अवस्था, है ना। पहली अवस्था कौन सी है? प्रोलिफरेशन अवस्था, या हम इसे क्या लिख सकते हैं? गुणन अवस्था, है ना। दोनों लिख सकते हैं। ठीक है ना। प्रोलिफरेशन अवस्था या गुणन अवस्था, इसमें क्या रहेगा? नंबर बढ़ेंगे किनके? प्राथमिक जर्म कोशिकाओं के, है ना। इसमें यहां से लिखना है आपको, जहां से मैं टिक लगा रहा हूं। इस अवस्था में अंडाशय के जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में कोशिका गुच्छ बना देती हैं। कोशिकाओं का गुच्छा, है ना, जिसे पुटिका कहते हैं। जब हम सिंपल, अगर हम हमारी लैंग्वेज में बोले तो गठान कहते हैं, लेकिन वो गठान नहीं है, वो टूट जाती है ना। गठान क्या होता है? ठीक नहीं होती, लेकिन ये गठान टूट जाती है। ठीक है, इस पुटिका की एक कोशिका इसी अवस्था में थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिसे ऊगोनियम कहते हैं। ऊगोनियम कहते हैं या ऊगोनिया कहते हैं, है ना। दोनों लिख सकते हैं आप, जिसे ऊगोनियम या ऊगोनिया कहते हैं। ठीक है, दूसरी अवस्था क्या रहेगी? वृद्धि अवस्था। यह अवस्था भी जब मादा गर्भ में रहती है तभी पूरी हो जाती है। इस अवस्था में ओगोनियम आकार में बड़ी हो जाती है। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि भोज्य पदार्थों को एकत्र कर लेने के कारण। अब इसे प्राथमिक ऊसाइट कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब
oocyte में क्या रहेगा, प्राथमिक oocyte में अब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा ना, काय में होगा, परिपक्वन अवस्था में। यह प्रवस्था मादा में 11 से 13 वर्ष की उम्र से लगभग 45 वर्ष की उम्र तक होती है। इस अवस्था में प्राथमिक oocyte में दो विभाजन होते हैं और यह परिपक्व अंडाणु में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रवस्था का पहला विभाजन अर्धसूत्री होता है ना। यह विभाजन उस समय होता है जब प्राथमिक oocyte डिंब पुटिका के अंदर होता है, मतलब एक लेयर रहेगी उसके अंदर होता है ना। इस विभाजन के कारण दो असमान कोशिकाएं बनती हैं। बड़ी कोशिका द्वितीयक oocyte तथा छोटी कोशिका प्रथम ध्रुवीय काय मतलब पोलर बॉडी कहलाती है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, द्वितीय परिपक्वन विभाजन अंडोत्सर्ग के बाद होता है, जिसमें द्वितीयक oocyte असमान रूप से विभाजित होकर बड़ी कोशिका अंडाणु तथा एक छोटी कोशिका द्वितीयक ध्रुवीय का मतलब द्वितीयक पोलर बॉडी बनाती है। इसे आपको यहीं तक लिखना है ना, जो मैंने समझाया था वो लिखा हुआ है पूरा यहाँ, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब प्रथम अर्धसूत्र विभाजन होगा तब क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte रहेगी वो द्वितीयक oocyte बनाएगी, लेकिन उसमें विभाजन कैसा होगा, असमान विभाजन होगा। ठीक है, और उसके बाद जो द्वितीयक अर्धसूत्र विभाजन होगा वो भी कैसा होगा, असमान विभाजन होगा, है ना। जिसके कारण क्या रहेगा, एक ही अंडाणु बनेगा, लेकिन शुक्राणु जनन में 4 शुक्राणु बनते हैं, लेकिन अंडाणु जनन में एक ही अंडाणु बनेगा ना। तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण वह क्वेश्चन वह है ये। इसमें देखिए, शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। अब तो आप वैसे ही लिख देंगे ना, पहले तो क्या होगा, डेफिनेशन हो जाएगी दोनों की, है ना। डेफिनेशन क्या होगी, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ चलती है, वृषण में, तो वृषण में शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। अंडाणु जनन की कहाँ होती है, अंडाशय में, तो अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंडाणु जनन कहलाती है। अब शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, वृषण में, और अंडाणु जनन की कहाँ होती है, अंडाशय में। तो दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस भी यही आ जाएगा कि मैंने एक डिफरेंस बताया था कि इसमें एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनेंगे और इसमें एक oocyte से एक ही वो बनेगा अंडाणु। तो 3-4 तो डिफरेंस आप वैसे ही लिख दोगे अगर आप लोगों को पल्ले पड़ गई होगी तो। ठीक है, इसमें पहला देखिए अंतर, यह प्रक्रिया वृषण के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। ठीक है, या आप वृषण भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा कि यह प्रक्रिया वृषण में होती है। ठीक है, और यह कहां रहेगी, यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या आएगा, जो मैंने बताया था, शुक्राणु जनन में एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, है ना। और अंडाणु जनन में क्या रहेगा, अंडाणु जनन में
एक oocyte से एक अंडाणु बनता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट, इसमें ध्रुवीय कोशिकाएं नहीं बनती हैं। ध्रुवीय कोशिकाएं मतलब क्या रहेंगी, पोलर बॉडी, है ना। पोलर बॉडी हमने शुक्राणु जनन में कहीं बनती हुई नहीं देखी थी, ठीक है। लेकिन क्या रहेगा, इसके क्रम में ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं, मतलब पोलर बॉडी बन जाती हैं ना। फिर क्या रहेगा, शुक्राणु जनन में सभी विभाजन समान होते हैं, समान होंगे, है ना। समसूत्र भी समान हो रहा है और अर्धसूत्र भी समान हो रहा है, भले ही आधी कोशिकाएं बन रही हैं लेकिन बराबर बन रही हैं। लेकिन अंडाणु जनन में क्या हो रहा है, अर्धसूत्र विभाजन असमान हो रहा है, समसूत्री तो ठीक हो रहा है ना। अंडाणु जनन की तीसरी अवस्था में असमान विभाजन पाया जाता है। तीसरी अवस्था कौन सी, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, इस प्रक्रिया में सचल युग्मक बनते हैं। सचल युग्मक मतलब शुक्राणु जो बनेंगे वो चल रहेंगे, मतलब वो चलायमान रहेंगे, ठीक है। और अंडाणु कैसा रहेगा, इसमें अचल युग्मक बनेगा, मतलब अंडाणु कैसा रहेगा, अचल रहेगा, ठीक है। फिर सिक्स, नर युग्मक अर्थात स्पर्म का शरीर सिर, धड़ व पूंछ में बटा होता है। ये जब मैंने आपको शुक्राणु पढ़ाया था उस समय का याद आ रहा होगा कि ये कितने पार्ट में बटा होता है, सिर में, धड़ में और पूंछ में, है ना। और अंडाणु का जब स्ट्रक्चर बताया था तो वो कैसा होता है, गोलाकार। मादा युग्मक अर्थात अंडाणु कैसा होता है, गोलाकार, जिसमें कितनी लेयर होती है, तीन है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, याद आ रहा है, उसमें पिनोसाइटिक वेसिकल थी, फिर उप्लाज्म भरा हुआ था उसमें अंदर, है ना। तो ये वो कैसा था, गोलाकार था, ठीक है। तो ये सिंपल से अंतर है, जो आपको अगर ऊपर वाला मीटर आपने समझ लिया तो ये आप आराम से 5-6 अंतर लिख देंगे। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो जो वो जो दोनों है, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन, वो भी वेरी मोस्ट है, लेकिन अगर वो नहीं पूछेंगे तो डिफरेंस में ये जरूर पूछेंगे, ठीक है। इसमें लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सेकंड चैप्टर का, ये भी आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, अगर जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं और अगर समझा है उन्होंने। शुक्राणु तथा अंडाणु में अंतर लिखिए, ये भी आप लिख सकते हैं। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया लिख सकते हैं आप पहले, फिर अंडाणु बनने की प्रक्रिया लिख सकते हैं, है ना। फिर भी मैं समझा देता हूँ, आप लोगों ने कहीं पल्ले नहीं पढ़ा तो। इसमें पहला पॉइंट है, शुक्राणु में इसका निर्माण सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। आप यहाँ पे वृषण लिख सकते हैं ना, मैंने उसमें भी बताया था कि इनका निर्माण कहाँ होता है, वृषण में, ठीक है। और इनका निर्माण कहाँ होगा, अंडाशय में होता है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, एक नर युग्मक मात्र कोशिका से 4 शुक्राणु एक साथ विकसित होते हैं, है ना। शुक्राणु जनन में एक प्राथमिक oocyte से, याद आ रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनेंगे, और इसमें क्या रहेगा, एक oocyte से केवल एक अंडाणु ही विकसित होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ये चल होते हैं, मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, ये कैसा रहेगा, अचल युग्मक रहेगा, ठीक है, ठीक है। सिंपल से डिफरेंस हैंगे। फोर्थ है, इसका काय, इसका काय मतलब बॉडी सिर, धड़ तथा पूंछ में विभेदित होता है। अंडा शुक्राणु में हमने पढ़ा भी था ये ना। मादा युग्मक अंडाणु गोलाकार होता है, यानी सिर, धड़, पूंछ में विभाजित नहीं होता, ठीक है ना। सिर, धड़, पूंछ में विभाजित नहीं होता। फिर फिफ्थ क्या आएगा, इस युग्मक के लैंगिक गुणसूत्र के द्वारा ही लिंग का निर्माण होता है ना। ये दो टाइप के होते हैं, एक्स और वाई, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना, आगे वाले चैप्टर्स में है ये ना। इसमें है, इस युग्मक से एक ही प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं ना। इसमें जो स्पर्म होते हैं वो एक्स और वाई टाइप के होते हैं, जबकि अंडाणु एक्स एक्स प्रकार का ही होता है हमेशा, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक। फिर सिक्स पॉइंट है,
इसके चारों तरफ फोलिकुलर कोशिकाओं का स्तर नहीं पाया जाता, अर्थात इसके सिर के शीर्ष क्षेत्र में एक्रोजोम होता है। एक्रोजोम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्रोजोम का काम क्या रहेगा, ये अंडाणु की जो वॉल रहेगी, है ना, जो दीवार रहेगी, उसको भेदने में सहायता करेगा, है ना। और इसके चारों ओर फॉलिकुलर कोशिकाएं कौन सी, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, है ना, इनका एक स्तर उपस्थित होता है जिसमें एक्रोजोम नहीं होता है। इसमें एक्रोजोम रहेगा और इसमें एक्रोजोम नहीं रहेगा, तो फॉलिकुलर कोशिकाएं रहेंगी।